नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे थे। हिंदी में हमने अध्याय 10 तक पूरा कवर कर लिया है। अध्याय 10 में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं हम उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। अभ्यास 10.1 में पहला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर करना है। अनुभव लिखना विद्यार्थी की, यहाँ पर ब्लैंक है, को परिलक्षित करता है। तो हमने यह लेखन के आकलन में यह देखा था कि मुख्य रूप से हमें दो प्रकार के आकलन बच्चे के देखने होते हैं। एक तो श्रुत लेख होता है जिसमें बच्चा सुनकर लिखता है, और दूसरा होता है सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत बच्चा कहानी लिखता है, कविता लिखता है, अनुभव को लिखता है, संवाद आधारित लेखन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो लेखन है वह एक्चुअली सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। इसमें बच्चा अपने से विचारों को बनाता है, जोड़ता है, ठीक है, संशोधित करते हुए उसको लिखने का प्रयास। जैसे कोई अनुभव है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अध्यापक ने जो कोई बात कही बस उसको ही उसने लिख दिया, तो वो श्रुत लेख हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे एक प्रकार से स्वयं से अपने अनुभव के आधार पर विचार बनाने का प्रयास करता है, शब्दों के माध्यम से लिखता है। तो यहाँ सृजनात्मकता को परिलक्षित करता है। इसकी व्याख्या यहाँ पर लिखी गई है कि जब बच्चा अपने अनुभवों को अपने शब्दों में लिखता है तो उसकी कल्पना शक्ति, मौलिक सोच बच्चे की, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रकार से लिखेंगे। जब उनको आप कोई अनुभव लिखने के लिए कह देंगे, उनकी अपनी मौलिकता है, मतलब जो उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव है उसके आधार पर भी लेख लिख रहे हैं। अभिव्यक्ति की क्षमता सामने आती है, इसलिए अनुभव लेखन उनकी सृजनात्मकता का परिचायक होता है। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022 में दिए गए पाठ्यचर्या लक्ष्य 10 और 11 पढ़ने और लिखने संबंधी आवश्यक दक्षताओं से परिचित कराता है। तो सही है या गलत? तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पाठ्यचर्या लक्ष्य 10 जो है वो ये कहता है कि बच्चा प्रथम भाषा में धारा प्रवाह पठन और लेखन कर पाता है, जैसे हिंदी भाषा है बच्चे की। तो ये पाठ्यचर्या लक्ष्य 10 सही ही है। और 11 में भी यह कहा गया है पाठ्यचर्या लक्ष्य में कि जो दूसरी भाषा है उसमें बच्चा पढ़ना लिखना शुरू करता है, जैसे अंग्रेजी है तो उसको पढ़ना लिखना शुरू कर रहा है। तो ये दोनों ही पढ़ने लिखने से संबंधित दक्षताओं से परिचय कराते हैं, तो ये सही बात है। ठीक है, अब प्रश्न तीसरा देखिएगा। लेखन का आकलन करते समय किन बिंदुओं को ध्यान रखना आवश्यक है? एक शिक्षक के रूप में हम अगर बच्चे के लेखन का आकलन कर रहे हैं तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा बहुत सुंदर लिखे, बच्चे जिस किताब की किसी बात को एज इट इज लिखे, ये आवश्यक नहीं है। बल्कि बच्चा समझ के साथ लिखे, जिस चीज़ को वो लिख रहा है ये बहुत आवश्यक है। जो हमारी एनईपी है वो इस बात में विशेष जोर देती है कि जो लेखन होना चाहिए या पठन होना चाहिए वो समझ के साथ होना चाहिए। तो इस विशेष बात पर बच्चा जो भी कुछ लिख रहा है वो समझ रहा है कि नहीं सीख रहा है, यह बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये बात पहले ही लिख दी गई है। और अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से, स्पष्ट तरीके से कह पा रहा है कि नहीं, ठीक है, लिख पा रहा है या नहीं। लेखन में मौलिकता और सृजनात्मकता दिखाई दे रही है नहीं। अगर आपने कोई अध्याय बच्चों से चर्चा की, किसी अध्याय पर, कहानी पर चर्चा की, बच्चे ऐसा ना हो कि एक ही प्रकार से बच्चे लिख दें। अगर बच्चे अलग अलग, आपने मतलब बोला कि कोई कहानी से चर्चा की, बच्चों से अलग अलग बोल दिया लिखने के लिए, तो बच्चे अपने अनुभव के आधार पर या जो उनको जानकारी प्राप्त है उसके आधार पर लिखेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि सबका मैच करेगा, नहीं होता है। अगर हम प्रश्न उत्तर लिखवाते हैं तो उसमें बच्चा जब हमारी बातों को रट लेता है तो सभी प्रश्न बच्चों के उत्तर एक जैसे होते हैं। लेकिन बच्चे को अगर हम स्वयं ही कोई अध्याय पढ़ाकर कह दें कि अब इसका उत्तर तुम स्वयं लिखो, तो सभी बच्चों में हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ उनमें अंतर आ जाता है लिखने का। मुख्य बात वही रहती है, लेकिन लिखने में चूंकि अलग अलग प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, तो वो बच्चों की क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता वही तो है। बच्चा भाषा का प्रयोग संदर्भ के अनुसार कर रहा है या नहीं, व्याकरण और वर्तनी का सही प्रयोग कर रहा है कि नहीं, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाए, शब्दों और वाक्यों का चयन विषय के अनुरूप किया जाए, और लेखन का उद्देश्य क्या स्पष्ट रूप से व्यक्त हो। तो इस प्रकार से हमें लेखन का आकलन करते समय इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आगे विराम चिन्हों का प्रयोग किए बिना एक अध्यापक एक अनुच्छेद लिखिए, तो एक अध्यापक के रूप में आप अपने अनुभव का प्रयोग करके कोई भी अनुच्छेद लिख सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है, यहाँ पर यह अनुभव आधारित प्रश्न है और उससे होने वाले अर्थ परिवर्तन पर आपको चर्चा करते हुए विराम चिन्हों के महत्व को स्पष्ट करना है। अब जैसे हमने एक अनुच्छेद लिख दिया, राम आज विद्यालय गया, वहाँ उसने प्रार्थना में भाग लिया, फिर वह अपनी कक्षा में गया, शिक्षक ने नई कहानी सुनाई, सभी बच्चों ने ध्यान से कहानी सुनी, बाद में उन्होंने उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए और प्रसन्न होकर घर लौट गए। अब इसमें आप देखेंगे तो पूर्ण विराम कहीं लगा नहीं है, अगर कहीं कॉमा वगैरह नहीं लगाया गया है। तो इससे क्या होगा कि जब एक बार बच्चा पढ़ रहा है या आप पढ़ रहे हैं तो इसमें यह नहीं पता चल रहा है कि आपको कहाँ थोड़ा रुकना है। तो वाक्य में जो आवश्यक चिन्ह है वो नहीं लगाने से वाक्य का अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।
क्योंकि अब राम आज विद्यालय गया, पूर्ण विराम होता है, तो यहाँ पर सोचने का भी मौका मिलता है ना। अब यहाँ पर तो सोचने का, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगातार पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने में भी हमको अनकंफर्टेबल हो जा रहा है, सहज नहीं है। तो ये विराम चिन्ह का प्रयोग न होने से देखिए वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, पढ़ने में सहजता और प्रवाह नहीं बन पाता है, विराम चिन्ह अगर नहीं लगाएंगे तो भाव और आशय को हम सही रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ठीक, और लेखन को व्यवस्थित प्रभावशाली और पठनीय नहीं बना पाते हैं, कठिन हो जाता है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम विराम चिन्हों का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये आसान सा प्रश्न है, इसको आप इस प्रकार से आसानी से कवर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लगातार बेहतर तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।